Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So in today's lecture we are going to talk about diversity in living organisms. देखो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा इस चैप्टर में जो हम लोगों ने और भी चीज़ें स्टडी की हैं इट इज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग्स के एट्रीब्यूट तो थे पर उनके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं थे, लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका रीज़न भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बिकॉज ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग्स भी शो करते हैं, लाइक माउंटेन्स का मैंने एग्जांपल दिया था। माउंटेन्स के ऊपर धीरे धीरे करके कुछ पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और धीरे धीरे करके इसकी ग्रोथ होती रहती है। रिप्रोडक्शन के लिए भी मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम स्टेराइल बोलते हैं। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म का मतलब इट इज़ लिविंग बट इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस एनी ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ। तो अगर कोई स्टेराइल ह्यूमन है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है लाइक न्यूड, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट डज इट मीन बाय डाइवर्सिटी? बुक की बातें बहुत ज़्यादा ना करके हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हो या आप कभी छत पे जाते हो, अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि सभी अपने घर पे हो, तो आसपास आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितने टाइप के प्लांट्स आपके आसपास लगे हुए हैं। आपके खुद के गार्डन या पॉन्ड, आपके जो पॉट्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे। उन प्लांट्स की सोइल में आपने कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे। हर रोज़ शाम को या स्पेशली बरसात के सीज़न में आपने अलग अलग टाइप के इंसेक्ट आते हुए देखे होंगे। तो इतने सारे टाइप के इंसेक्ट, उसके बाद एनिमल्स, आप बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास भी देखते हो सराउंडिंग में। और धीरे धीरे करके हम जब इस एरिया को बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब अगर आप अपने सराउंडिंग में कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखते हो, उसके बाद आप अगर अपने पूरे एरिया में, उसके बाद अगर आप अपनी पूरी कंट्री में, तो धीरे धीरे करके जब हम इस एरिया को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स भी डिफरेंट होते चले जाते हैं। अगर आप किसी पॉन्ड के पास जाके देखोगे तो वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल अलग दिखाई देगी आपको। तो इतने सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर प्लांट, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इन सब के इतनी जो डाइवर्स रेंज है, इट इज़ कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एक्सप्लेन्स फॉर लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स इतना जो वाइड रेंज है, इतने जो डिफरेंसेस हैं, इतनी सारी जो स्पीशीज़ हैं, दे ऑल आर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। सो अभी तक जो एक एस्टिमेटेड रेंज है, एनसीईआरटी इसका सोर्स है। एनसीईआरटी में आपके में एक लाइन लिखी हुई है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक फाउंड हैं। और इस 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ में भी 1.25 मिलियन के आसपास आपका एनिमल स्पीशीज़ हैं और 0.5 के आसपास प्लांट स्पीशीज़ का रेंज है। एनिमल में भी सबसे वाइड रेंज जो स्पीशीज़ में मिलती है, इट इज़ इंसेक्ट। सो इतना जो वाइड रेंज है स्पीशीज़ की, अब अगर आप हर एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने जाओगे तो आई थिंक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को और उनके अंदर के ऑर्गेनिजम्स को आपको डिटेल में स्टडी करने में आई थिंक आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी और उसमें भी हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए साइंस की एक ब्रांच विच इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक सिस्टम में अरेंज कर देना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम में उसको अरेंज कर देते हैं सो दैट हम उसको थोड़ा इजी बना सकें।
तो सिस्टमैटिक्स क्या है, यहाँ पर हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं. सो इन द टर्म ऑफ साइंस, सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद evolutionary, comparative, as well as the similarities जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बीच में जो सिमिलर रिलेशनशिप्स होती हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, उसके बेसिस पर उनको अरेंज करना, ये सारा का सारा काम होता है सिस्टमैटिक्स के अंदर. सो सिंपली हम लोग सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ऑर्गेनिजम्स, their evolutionary characters, comparative characters as well as similarity, it is called the systematics. सिस्टमैटिक्स में हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ों का स्टडी करते हैं. सिस्टमैटिक्स के खुद के कुछ क्लासीफाइंग व्यूज़ होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर. देखो सिस्टमैटिक्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज़ हो, या क्लासिफिकेशन कोई एक बहुत नई चीज़ हो. जब से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है और ह्यूमन में थोड़ा सा सोचने समझने की कैपेसिटी आई है, मतलब ह्यूमन में जब से कॉन्वर्सेशन करने की कैपेसिटी आई है या अपनी बात दूसरों को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी आई है, तब से ह्यूमन चीज़ों को क्लासीफाई करता हुआ आ रहा है, सिस्टम में अरेंज करता हुआ चला आ रहा है. जब हम लोग जब आप क्लास 12th में आओगे तो आप एवोल्यूशन पढ़ोगे, और एवोल्यूशन में ह्यूमन एवोल्यूशन डिटेल में है. तो जब आप उसकी स्टडी करोगे तो उस स्टडी में आप देखोगे कि ह्यूमन जो है, जब प्री हिस्टोरिक पीरियड का ह्यूमन था, स्टोन एज का ह्यूमन हम जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे करके उसने भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया होगा. तब हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस होता था कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं और कौन सी चीज़ें यूज़फुल हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन का जो वे रहा वो एडिबल और नॉन एडिबल का रहा. कौन सी चीज़ों को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कौन कौन सी चीज़ों को हम खा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हम नहीं खा सकते हैं. धीरे धीरे करके जब ह्यूमन में थोड़ा सा साइंटिफिक वे में स्टडीज़ स्टार्ट हुई, या साइंटिफिक से पहले भी जो चीज़ थी, इट इज़ कॉल्ड द फिलोसफी. तो जब फिलोसफिकल वे में ह्यूमन ने किसी भी चीज़ को कैरेक्टराइज करना स्टार्ट किया, तब उसने एक सिस्टमैटिक्स का यूज़ किया, कुछ आइडेंटिफिकेशंस का यूज़ किया, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को चूज़ किया और उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया. एक छोटे से एग्जांपल्स लेके चलते हैं. आपने नाम पता होगा आपको, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? ही इज़ एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल ने सबसे पहले किया क्या था, सारे के सारे एनिमल्स को, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों ही बोला जाता है. एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी. दोनों इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो लिविंग्स थे, लिविंग्स में सबसे पहले एनिमल्स को ही कैटेगराइज करना स्टार्ट किया गया था. और एनिमल्स की अब जो हम लोग बायोलॉजी में एक ब्रांच पढ़ते हैं जूलॉजी, तो जूलॉजी में ही सारे एनिमल्स की स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले एनिमल्स का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया, और इनका भी जो क्लासिफिकेशन का वे था वो था अनाइमा और इनाइमा के बेसिस पे. ये बेसिस क्या था इनका, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ब्लड. तो इन्होंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चूज़ किया विच इज़ ब्लड. इन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड है और किसी ऑर्गेनिज्म में नॉन रेड ब्लड है, तो उन दोनों कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले इन्होंने ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चूज़ किया, उसके बाद उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना शुरू किया. जैसे ह्यूमन में रेड ब्लड होता है, ऑक्टोपस में रेड ब्लड नहीं होता है, तो इसके बेसिस पे इन्होंने इसको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया एंड फाइनली इनको क्लासीफाई कर दिया दो क्लासेस में, अनाइमा और इनाइमा में. इसके बाद क्लासिफिकेशन यहीं तक नहीं रहा, और भी लोगों ने क्लासिफिकेशन किया. क्लासिफिकेशन जो हमारे फादर ऑफ बॉटनी है, थियोफ्रेस्टस. थियोफ्रेस्टस ने भी प्लांट्स को हर्ब, शरब, ट्रीज क्लासीफाई किया. इन्होंने जो बेसिस रखा वो स्टेम अगर किसी चीज़ का कैरेक्टर पर्टिकुलरली प्लांट के लिए हो गया स्टेम,
अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम बहुत स्मूथ है, हाइट ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारा जो बनाना का प्लांट है वो भी हर्ब्स में ही रखा जाता है। तो अगर किसी का स्टेम जो है वो स्मूथ है और उससे आपको वुड, एक जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वुड, अगर वो आपको नहीं प्रोवाइडेड होता है, देन इट इज़ कॉल्ड द हर्ब। नेक्स्ट कैटेगरी इन्होंने ली श्रब की। श्रब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम बुशी प्लांट भी बोलते हैं, मतलब झाड़ियों जैसे प्लांट्स, जिनमें एक मेन स्टेम ना होके जो स्टेम होता है वो नीचे से ही कई सारी ब्रांचेस में बटा हुआ रहता है। सो दे आर कॉल्ड द श्रब्स। लाइक आपने रोज़ का देखा होगा और हिबिस्कस भी आपने देखा होगा। सो दे ऑल आर श्रब्स। नेक्स्ट फिर उन्होंने एक लास्ट कैटेगरी रखी ट्रीज़ की। ट्रीज़ का मतलब है जिनके पास शूट सिस्टम में एक मेन ट्रंक है, जो इनके शूट सिस्टम के बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं, लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सबको बियर करके भी सीधा खड़ा रहता है, लाइक मैंगो ट्री, ऑब्वियसली पीपल, और भी जितने भी आपने ट्रीज़ देखे होंगे सीधे ट्रंक वाले। तो दीज ऑल आर द ट्रीज़। सो हम लोगों ने एक कैरेक्टर यहाँ पर थियोफ्रास्टस ने लिया, वो कैरेक्टर था स्टेम। उसके बेसिस पे अलग अलग का आइडेंटिफिकेशन किया कि इसका स्टेम भाई बहुत सॉफ्ट है, इसका स्टेम थोड़ा सा हार्ड है, ये बुशी है, इस टाइप से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया और उसके बाद क्लासीफाई किया इन 3 कैटेगरीज में। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा करने के बाद भी हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने टाइप से चीज़ों को क्लासीफाई कर ले रहा है। और ह्यूमन में भी आपको पता है इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ में हर एक कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में ही बहुत वैरायटी की बात करनी है तो क्यों और कहीं जाएं, हमारी कंट्री में ही काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो अगर हम अपनी पर्टिकुलर कंट्री की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं, अदर सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को अलग नाम से ही जाना जाता है और आप जाके वहाँ पे समझ ही नहीं पाते हैं कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, हमारे यहाँ कद्दू को कद्दू बोला जाता है, इंग्लिश में कद्दू को पम्पकिन बोला जाता है। उसके अलावा कहीं कहीं कुमड़ा इसको बोला जाता है, भोपला बोला जाता है, और भी कई सारे नाम हैं लाइक मथंगा। तो अगर मेरे यहाँ अगर इसको कद्दू बोला जाता है या हमारे सोसाइटी में अगर इसको कद्दू, पम्पकिन, कुछ कॉमन नेम जो हम लोग जानते हैं, उसके अलावा अगर कहीं हम लोग गए और बोला गया कि मथंगा, तो हम लोग उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि बात किस चीज़ की चल रही है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि किसी भी चीज़ को एक ऐसा कॉमन नेम देना जिससे कम एटलीस्ट पूरे के पूरे जो साइंटिफिक लोग हैं या साइंस जो है उसमें सबको एक चीज़ से समझा जा सके। सो नॉमेनक्लेचर की स्टडी या नॉमेनक्लेचर का जो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो करना स्टार्ट किया वो कैरोलस लीनियस ने किया। कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक बुक भी लिखी थी जिसमें इन्होंने सिस्टमैटिक्स को काफ़ी डिटेल में दिया था। और इन्होंने जो नॉमेनक्लेचर का टाइप दिया था वो दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। What does it mean by binomial nomenclature? Bi means two and nomial means names. So जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण, उसको जो नाम देते हैं हम, वो जब दो नामों से मिलके बना होता है देन इट इज़ कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और सबसे कॉमन नॉमेनक्लेचर का जो बेसिस है या सबसे कॉमन नॉमेनक्लेचर जो होता है वो इसी बेसिस पे होता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अभी भी ऐसा नहीं है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कोई भी कैसे भी कर दे, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोगों ने अगर कोई चीज़ डिस्कवर की है तो वो अगर ऐसे ही अपने अपने तरीके से इसको नाम देते रहेंगे तो प्रॉब्लम तो फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ कांग्रेसेस या कुछ साइंटिफिक वैल्यूज़ बनाई गई हैं जिनको फॉलो करके ही नाम देना पड़ता है। लाइक अगर हम बात कर लें कि लैंग्वेजेस का कितना डिफरेंस हो जाता है, तो स्पैरो जानते हो ना, एक छोटी सी चिड़िया जो ऑलमोस्ट एक्सटेंशन पे आ गई थी, अब फिर भी दिखाई देने लगी हैं। तो ये जो स्पैरो है, स्पैरो को हमारी लैंग्वेज में
मतलब हिंदी में गौरैया बोला जाता है, कुछ लोग इसको बड़ा सिंपली चिड़िया भी बोल देते हैं। इसी स्पैरो को अगर हम जापानीज में बोलें तो वहाँ पे सुजुमे बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम जर्मन में इसकी बात करें तो जर्मन में स्पार्ट्स इसको बोला जाता है, स्पार्ट्स। सो जो स्पैरो है एक अकेले वर्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में इतने सारे नाम हो गए, तो अगर एक कांग्रेस या एक कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी नॉमेनक्लेचर की तो ये प्रॉब्लम फिर भी सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कांग्रेसेस बनाएंगे, जैसे ICBN। ICBN means International Code for Botanical Nomenclature, means botany means related to plants। तो ये प्लांट्स की ज़्यादा स्टडी करेगा और प्लांट्स के जितने भी नेमिंग होंगी वो सब इसी कोड के थ्रू होंगी। ICZN means International Code for Zoological Nomenclature, मीन्स एनिमल्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो इसी के थ्रू होगा। सो ये कुछ कोड्स हैं जो नॉमेनक्लेचर के लिए वर्क करते हैं। नाउ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता क्या है सिंपली, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो नेम्स होते हैं, उन दो में से लेट मी राइट हियर, उन दो में से पहला नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम और सेकंड नेम जो होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम मीन्स द नेम दैट शोज द जीनस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म and the name which shows the species of any organism, it is called its specific name। like ह्यूमन का नाम सबको पता होगा, होमो सेपियन। सो होमो इज द जीनस फर्स्ट नेम एंड सेपियन इज द स्पेसिफिक नेम और द स्पीशीज नेम। नाउ टॉकिंग अबाउट एनी अदर नेम, क्या क्या रूल्स होते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। लाइक इट इज़ द नेम ऑफ इट इज़ द नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। सो राना इज द जेनेरिक नेम एंड द टिग्रीना इज स्पेसिफिक नेम। अब यहाँ लिखने में भी कुछ इसके स्पेशल रूल होते हैं। लाइक आपका जो फर्स्ट लेटर रहेगा यही केवल कैपिटल में रहेगा, मतलब जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा इट इज़ ओनली इन द कैपिटल लेटर, बाकी सब रनिंग हैंड राइटिंग में रहेंगे। स्मॉल लेटर से ही स्पीशीज़ का नेम स्टार्ट होगा। जब भी हम नेम को प्रिंट कराते हैं, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में जब नेम होगा तो ये नेम इटैलिक फॉन्ट में रहेगा। तो तिरछे फॉन्ट आपने देखे होंगे कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, तो ये जो तिरछे फॉन्ट होते हैं या बुक में कभी भी आप किसी का भी बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ अगर देखोगे तो वो हमेशा इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ देखोगे। बट जब हम लिखते हैं तो हम पर्टिकुलरली इटैलिक नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें लिखने में क्या है कि हमें अंडरलाइन करनी होती है, और अंडरलाइन भी कैसी, सेपरेट अंडरलाइन, जीनस के नीचे अलग और स्पीशीज़ के नीचे अलग। दीज आर द रूल्स। इसके अलावा ये जो नेम होता है ये नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही रहेगा। लैंग्वेज का भी स्पेसिफिकेशन इसलिए है ताकि जो हौच पौच हो रहा था नॉमेनक्लेचर के टाइम पे वो ना, जितना कम से कम हो सके उतना कम। सो रूल सब समझ में आ गए। सबसे पहला नेम जीनस का रहेगा, सेकेंड नेम स्पेसिफिक नेम रहेगा विच डिनोटेड द स्पीशीज। हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी के लेटर्स नॉर्मल स्मॉल लेटर्स रहेंगे। इवन स्पीशीज का फर्स्ट लेटर दोनों के नीचे स्पेसिफिकली सेपरेटेड अंडरलाइन होगी। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन। एनिमल्स ज़्यादा हैं, मतलब एनिमल्स की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ कम हैं। एनिमल्स में भी इंसेक्ट की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं।
सिस्टमैटिक्स को हम लोगों ने पढ़ा. सिस्टमैटिक्स itself comes from the Greek word systema, और इस सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजिंग इन ऑर्डर, मतलब किसी सिस्टम में किसी चीज़ को अरेंज कर देना. सिस्टमैटिक्स के कुछ बेसिस होते हैं. कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, चाहे वो कैरेक्टर एक्सटर्नल हो. देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप सबसे पहले देखते हो तो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ही दिखाई देते हैं. इंटरनल कैरेक्टर्स बहुत बाद में दिखाई देंगे जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या तो डाइसेक्ट करते हो. डाइसेक्ट करने के बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी हम लोग देख सकते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. तो कैरेक्टराइजेशन किसी भी बेसिस पे हो सकता है, इधर इट इज एक्सटर्नल, इंटरनल और द सेल्यूलर बेसिस. बट सबसे कॉमन जो होता है इट इज एक्सटर्नल फीचर. एक्सटर्नल फीचर को ही कैरेक्टराइजेशन में मोस्टली इंक्लूड किया जाता है, बट इट इज़ नॉट लाइक सो कि इंटरनल और सेल्यूलर फीचर्स को हम नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, तो उसमें सेल्यूलर फीचर्स ही काम में आने वाले हैं. अब वो कैरेक्टर्स हैं किस किस में, आइडेंटिफिकेशन करते हैं. उस आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस किस में वो कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन उन कैरेक्टर्स से अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. मतलब अलग अलग टेक्सोनोमिक रेंजेस में रखते हैं. ईच टेक्सोनोमिक रेंज, कल हम लोग बात करेंगे हायरार्की की, और उसमें अलग अलग जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं सबको टेक्सा बोला जाता है. तो अलग अलग कैटेगरीज की हम लोग बात कर लेंगे. तो हम अकॉर्डिंगली कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे, इनको कैटेगरीज में रखेंगे, विच इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज़ को हमने देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन दूसरों को कैसे बताएंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए. सो दिस नेम इज अंडर द nomenclature. So it is the diversity of living organisms. Next lecture में हम लोग पढ़ेंगे hierarchy. So till then, stay safe, stay happy.